वेलकम टू डेजल पॉइंट। मैं हूं मंकेश और आप देख रहे हैं डेजल पॉइंट। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं वुड के बारे में। और वुड जो कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, ऑलरेडी मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया है। लेकिन वुड का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ है, बहुत ही विस्तृत यूज़ किया जाता है। लेकिन हमें जानकारी ना हो पाने के कारण हम बहुत बेहतरीन तरीके से ना लिख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, और न ही हम इसका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, पढ़ने से पहले एक उक्ति से हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में बर्बाद ना करें। यानी बहुत सारे लोग समय का परवाह नहीं करते हैं और अपने जीवन में बहुत सारे टेंशन टसन और स्ट्रेस तनाव में गुजारते हैं और बेकार की बातों में गुजारते हैं और वे झगड़े भी करते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो बेकार की बातें हों चाहे झगड़े हों, ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बर्बाद करते हैं। तो आप समय का ज़ाया न करें और अपने ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत पहलुओं के साथ जिए। और यूजेस ऑफ वुड का प्रयोग, और ये वुड का प्रयोग मैं मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ये पार्ट सेकेंड होगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जानें यहाँ कि वुड में हम लोग सबसे पहले जनरल यूजेस यानी सामान्य जो यूज़ हम कैसे करते हैं, फिर से स्पोकन में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ख़ासतौर से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनकी राइटिंग स्किल्स बेहतर नहीं है, और इसके पीछे कारण है कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब का सही से वे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वुड में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जनरल यूज़ मैंने कल बता दिया, स्पोकन में कैसे यूज़ करें, और राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, और किस तरीके से राइटिंग स्किल्स में बहुत बेहतरीन सुधार लाया जा सकता है इससे। और इसमें हम कई बुक्स का, यानी आपको यहाँ मैं बता दूँ 5 से 10 रिसोर्सेज का मैंने यहाँ यूज़ किया है। और आप जिसमें रेमंड मर्फिशर की बुक है, फिर से आपको बता दें हैविंग्स की है। और ये जो बुक्स है ये दोनों कैम्ब्रिज पब्लिकेशन का है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और एक आपको हार्वर्ड का भी आपको मैं यहाँ ग्रामर की बुक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ हम जब वुड की बात कर रहे हैं तो वुड का प्रयोग हम यहाँ विल की अपेक्षा पोलाइट रिक्वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट में जैसे विल, और विल का मैंने बताया था वुड, और विल की जगह हम वुड का प्रयोग करते हैं। और विल का भी प्रयोग जैसे मैंने बताया था जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब होते हैं, इसका प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में अगर विल और वुड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोलाइट रिक्वेस्ट है हमें सबसे ज़्यादा वुड में दिखता है, यानी मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वुड का हम यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट हेतु विल की अपेक्षा वुड का प्रयोग अधिक मान्य भी है और इसका सबसे अधिक यूज किया जाता है। जैसे, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक मेरे साथ चलेंगे? यस। या क्या मेरा आप रेलवे स्टेशन तक मैं जा रहा हूँ तो क्या आप मुझे साथ देंगे? यस। और इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में यूज़ करें तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट में यहाँ आप देखोगे वुड यू accompany me to the railway station, to the
रेलवे स्टेशन। सेकेंड, यहां मैं बता दूं, वुड यू सेंड मी, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। एन एप्लीकेशन फॉर्म लिखते चलो सब। तो यहां मैंने बताया विल और वुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के संदर्भ में भी करते हैं, और विल का प्रयोग हम जनरली हम यूज करते हैं यू के साथ, ही सी इट के साथ, और दे के साथ, या सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं। और विल का प्रयोग हम मोर पोलाइट रिक्वेस्ट यानी बहुत ज़्यादा विनम्रता पूर्वक आग्रह करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। और इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें तो इंटेरोगेटिव होगा। क्या होगा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या बोलोगे? इंटेरोगेटिव। जैसे वुड यू एक्कम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, यानी क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक साथ दोगे? प्लीज दो। यस, चलो साथ साथ चलते हैं। तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट करें, आग्रह करें, विनती पूर्वक आग्रह करें, तो हम इस तरीके के सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब अगला है यहाँ वुड यू सेंड मी। वुड यू सेंड मी, बोलो सब, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी क्या आप मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे? प्लीज भेज दीजिए। तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं वुड का। क्या यूज करेंगे? वुड का। अंकित भी बोलेगा वुड का। क्या बोलेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे। यस, आगे बताएं। यस, यानी क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक साथ दोगे, यानी चलोगे, चलो ना, यानी हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इस तरीके के जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, तो इस तरीके के सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ देखो। सबसे पहले हम वुड लिख देते हैं, और वुड के बाद हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ये यहाँ, और इसमें दो चीज़ें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और विलिंगनेस क्यूरी के लिए, यानी किसी चीज़ के बारे में हम जानने की बहुत ज़्यादा उत्कंठा रहती है, इच्छा रहती है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं विलिंगनेस। तो यहाँ इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो मैंने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बताया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और विलिंगनेस के लिए, विलिंगनेस के लिए। अब विलिंगनेस क्यूरी हम बोलते हैं यहाँ विलिंगनेस क्यूरी के लिए। यस, क्लियर? विलिंगनेस क्यूरी यानी किसी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता होना, उसके लिए हम यूज करते हैं वुड का। क्लियर? अब यहाँ जैसे यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बताया, वुड, सब्जेक्ट V1, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। और इस तरीके के सेंटेंस में हम हमेशा बेस फॉर्म यानी मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं। बेस फॉर्म यानी वर्ब का पहला फॉर्म। अब चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। वुड यू सिंग एट द, वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो? यस, वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, यानी इसमें क्या है? विलिंगनेस, यानी हम उत्सुकता से किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। यस, विलिंगनेस क्यूरी यानी क्या कि किसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच यानी पूछ रहे हैं, इंक्वायरी, या क्यूरी कर रहे हैं यानी क्या तुम, यानी वुड यू सिंग एट द कंसर्ट टुमारो, क्या कल तुम कंसर्ट में यस गाना गाओगे? गाना गाओगे, बताओ ना। यस, तो हम क्या, हमारी इच्छा है उस विषय में जानने की कि जो कंसर्ट होगा कल, उसमें तुम गाना गाओगे क्या? तो हम वुड और सब्जेक्ट, उसके बाद V1,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट का जब हम प्रयोग करें तो इससे दो तरीके से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं, एक पोलाइट रिक्वेस्ट का और दूसरा विलिंगनेस क्यूरी का। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछा जा सकता है। अब एक चीज यहां हम समझते हैं कि ये और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। दूसरा हम यहां बात करें वुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वुड का प्रयोग, ये वुड है और वुड का प्रयोग हम करते हैं लाइक्लीहुड, यानी जब हमें संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, प्रीजम्पशन, प्रीजम्पशन, ये तीन सेंस में भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। वुड का प्रयोग लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड यानी संभावना, संभाव्यता और पूर्वानुमान, पूर्वानुमान के सेंस में हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जैसे वह फील्ड में हो सकता है, राम फील्ड में हो सकता है, यानी संभावना है, यानी राम वुड बी इन द फील्ड, यस, राम फील्ड में हो सकता है। अब इस तरीके के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ देखोगे इस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद से वुड बी और यस, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का। और ये ऑब्जेक्ट में हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं, और ये हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट वुड बी और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, और जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ दे रहा हूँ, यानी ही वुड बी इन द फील्ड, एग्जाम्पल के तौर पर ही वुड बी इन द फील्ड, ही वुड बी इन द फील्ड, यानी हम लाइक्लीहुड की बात कर रहे हैं, ऐसा संभावना है कि वह कहाँ होगा, फील्ड में होगा, यस। तो ये लाइकली यानी संभवतः वह क्या फील्ड में होगा, ये क्लियर। अब वही अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी के लिए, तो शायद वह इस समय क्लब में होगी, संभवतः, संभवतः, यस, संभवतः वह कहाँ होगी, क्लब में होगी, यानी क्लब में होगी। तो सी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, यानी इस समय जब मैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी संभावना, ऐसा लग रहा है कि शायद इस समय वह कहाँ होगी, क्लब में होगी, यस। प्रोबेबिलिटी, ये कभी मैं बताऊंगा कि लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होते क्या, ये बताऊंगा। तो यहाँ हमें बात करनी है, यहाँ हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो सब्जेक्ट यहाँ ही है, सब्जेक्ट यहाँ क्या यूज किया गया, ही, और ही के बाद हमने वुड बी और ऑब्जेक्ट में इन द फील्ड, यानी संभावना है कि वह अभी, यस, वह फील्ड में होगा। अब अगला सी वुड बी इन द क्लब, यहाँ शी वुड बी इन द क्लब at this time, at this time, yes, यानी she would be in the club at this time, at this time, यानी वह संभवतः, संभवतः वह कहाँ होगी, क्लब में हो सकती है, संभवतः वह इस समय क्लब में हो सकती है, यानी ऐसा लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है,
प्रोबेबिलिटी है, यानी वहाँ हो सकती है। क्लियर? और अगला है सी वुड बी कुकिंग नाउ, वह इस समय खाना पका रही होगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, लाइकलीहुड संभावना है कि इस समय वह जब नहीं आई है तो हो सकता है खाना पका रही हो, बना रही हो। तो ये हमें क्या, ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा। और यहां अगला एक सेंटेंस, शी वुड बी कुकिंग नाउ, यानी इसमें भी क्या, लाइकलीहुड की बात हो रही, लाइकलीहुड की बात हो रही। संभवतः वह अभी खाना पका रही होगी। यस, संभवतः वह अभी खाना पका रही होगी। यस, संभवतः राम अंग्रेजी में पत्र लिख रहा होगा, यानी ऐसी संभावना है। यानी तो राम वुड बी राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश, संभवतः मंकेश सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। यस, तो मंकेश सर वुड बी टीचिंग ए स्टूडेंट इन द क्लासरूम। यस, क्लियर है? तो सी वुड बी कुकिंग नाउ, यानी वह संभवतः, अब ये चीजें मैं बताऊंगा, ये चीजें मैं बता ही देता हूं तो सही है। क्लियर है? ठीक है, ये संभवतः ये हो गया। क्लियर है ना? क्लियर है सबको? चलो, प्रोबेबिलिटी का जो मतलब होता है कि हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, यानी किसी बात की संभावना होना, किसी बात की संभावना होना, या समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, यानी संभावित स्थिति है, संभावित स्थिति है। या हम बोल सकते हैं कि एट द टाइम देयर सीम्ड लिटिल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, यानी बहुत कम संभावना के सेंस में, यानी संभावना है लेकिन बहुत कम संभावना है, तो वहाँ हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। किसकी यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी की। किसकी यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी की। यानी हम बोल सकते हैं एट द टाइम देयर सीम लिटिल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, या हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, यानी कोई घटना किस तरीके से घट रही है, यानी घटने की जो संभावना है थोड़ा कम। क्लियर हो गया ना ये? तो सी वुड बी कुकिंग नाउ, यानी लाइकलीहुड संभवतः अभी वह खाना पका रही होगी, संभवतः वह अभी भोजन बना रही होगी, भोजन बना रही होगी। क्लियर? अब आगे एक और सेंटेंस देखते हैं कि जब हम प्रीजम्पशन अनुमान लगाते हैं, यस, सी वुड बी अबाउट 80 नाउ, यानी उसकी उम्र लगभग, यानी अभी क्या 80 साल हो सकती है, यानी मेरा अनुमान जहां तक, सी वुड बी, यस, शी वुड बी 80 नाउ, यह 80 नाउ की बात हो रही है। सी वुड बी अबाउट 80 नाउ, यस, सी वुड बी। तो यहां हमने क्या देखा, वुड बी और अबाउट, यानी अबाउट 80 का मतलब लगभग 80 साल, लगभग 80 साल, यानी वह लगभग 80 साल की होगी। ये क्या, प्रीजम्पशन यानी अनुमान को डिनोट कर रहा है। ये प्रीजम्पशन, ये क्या डिनोट कर रहा है, प्रीजम्पशन को, प्रीजम्पशन यानी अनुमान को ये डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। प्रीजम्पशन क्या अंकित, प्रीजम्पशन क्या बोलोगे, प्रीजम्पशन, मास्टर, यस, क्लियर, क्लियर है ना? चलो, अब यहां यानी
शायद मंकेश सर 30 के होंगे लगभग, यानी मेरा अनुमान है, यानी पूर्वानुमान लगाना, लगभग मंकेश सर 30 साल के हैं। तो क्या बोलोगे, मंकेश सर वुड बी अबाउट 30 नाउ, यानी अभी उनकी उम्र मेरे अनुमान से 30 साल होगी। क्लियर? तो मंकेश सर वुड बी अबाउट 30 नाउ। यस, क्लियर? लकी की उम्र मेरा जहाँ तक अनुमान है, यानी पूर्वानुमान हम करते हैं, लगभग वही 14 साल की होगी। तो हम क्या बोलेंगे, लकी वुड बी अबाउट 40 नाउ, यानी अभी लगभग 14 साल की लकी की उम्र है या 14 साल की है। तो प्रिजम्पशन के लिए भी हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। तो इससे हम चाहें तो जब हम किसी के एज का प्रिजम्पशन करें, पूर्वानुमान करें, तो हम इस तरीके से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिख दो, वुड लिख दो, वुड भी लिख कर उसके बाद से प्रिजम्पशन के लिए अबाउट और लिख देंगे उसकी एज। क्या लिख देंगे? एज लिख देंगे। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है हम प्रिजम्पशन करने के लिए। प्रिजम्पशन। अब चलो एक चीज यहाँ बहुत ही बेहतरीन हम लोग यूज करने वाले हैं, और ये रैदर का भी प्रयोग हम वुड के साथ करते हैं। हालांकि इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से वुड रैदर का यूज कहाँ किया जाता है मैं पढ़ाऊंगा, एक एक पोर्शन। क्लियर है? तो चलो यहाँ वुड का हमने दो तरीके से प्रयोग पढ़ा, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और जब हम विलिंगनेस क्यूरी के लिए, यानी किसी चीज़ के बारे में जानने की जब हम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, जानने के लिए हम विलिंगनेस यानी उत्सुकता बढ़ जाती है, तब वुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा मैंने यूज बताया जब हम लाइकलीहुड यानी संभावना, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी और प्रीजम्पशन यानी पूर्वानुमान की बात करें, तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? देखो एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर तुम अलग कॉपी बना लो इसका और इसी को पढ़ाकर तुम लोग अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, कुछ नहीं। अगर कोचिंग पैसा नहीं है, इन केस कभी इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम हुआ तो तुम पढ़ाकर पैसे अर्निंग कर सकते हो, लाखों लाख रुपया। ये बहुत बेहतर तरीका, ठीक है ना? तो एकदम मैं कहूँगा कि कॉन्शियस बनने की कोशिश करो। विथ कॉन्शियसनेस तुम सफल होगे ही होगे। क्लियर है ना? अब चलो, अब हम थर्ड यूज बता रहे हैं, रैदर के साथ वुड का प्रयोग। अगर ये थर्ड यूज है, रादर और रैदर के साथ हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग यानी इसका मतलब क्या? वुड रादर बोलेंगे। क्या बोलोगे? वुड रादर, वुड रादर। यहां देखो, यहां वुड रादर, वुड रादर। और वुड रादर का यूज हम कहाँ करेंगे? इस पर बहुत बेहतरीन 1 घंटे की क्लास हो सकती है, 2 घंटे की क्लास हो सकती है, अगर क्लास लेना शुरू कर दे तो। ये क्लियर? वुड रादर। और वुड रादर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो वुड रादर का प्रयोग जब हम प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करें, यानी टू एक्सप्रेस द प्रेफरेंस, यानी वुड रादर का प्रयोग क्या करते हैं? तो टू एक्सप्रेस द प्रेफरेंस, यानी जब हम प्राथमिकता की बात कर रहे हो, प्राथमिकता की बात करते हो, तो वुड रादर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड रादर का। क्लियर? और वुड रादर का जैसे आई वुड रादर रेस्ट नाउ, यानी मुझे अब क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, यानी मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं आराम करूं, अब पढ़ाऊं ना। यानी जब हम प्रेफरेंस दें किसको? रेस्ट, आराम करने की, आराम करने की। तो रादर का प्रयोग मैं बता रहा हूं, रादर का। अब इस पर थोड़ा सा और भी हम आगे चाहे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को एक एक पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, बस रहते हम सिंसियर हैं तब। यस, तो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखो, इसका एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब स्ट्रक्चर लिखो, और ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली
हेल्प करेगा तुम्हारी राइटिंग स्किल्स, स्पोकन में, और साथ ही साथ तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर, और उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे वुड रादर। क्या लिखोगे? वुड रादर। और वुड रादर के तुरंत बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखोगे? वर्ब का पहला फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। और उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? वुड रादर। यस। अब एक चीज इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैं बता दे रहा हूं, बता दो। ये लिख लो, सब्जेक्ट वुड रेदर प्लस V1, यानी जब हम टू एक्सप्रेस द प्रेफरेंस, जब हम क्या करें, किसी चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, अधिक तवज्जो दे रहे हैं, यानी जब हम, जैसे आई वुड रेदर रेस्ट नाउ, यानी मुझे अब आराम करना चाहिए, यानी मेरी प्राथमिकता, यानी क्या प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? आराम करना, टू रेस्ट। क्लियर? टू रेस्ट। यानी इसका मतलब है कि, क्लियर बताए ना, कि अगर इफ यू से दैट यू वुड रैदर, यानी जब हम कहते हैं वुड रैदर तो डू समथिंग और यूड। तो देखो एक चीज यहाँ, एक और आसान तरीका मैं बता रहा हूं। यहाँ वुड रैदर, सब्जेक्ट वुड रैदर को हम सब्जेक्ट के बाद से एपोस्ट्रोफी डी और रैदर भी तो लिख सकते हैं ना? यस सर नो? यानी आई वुड, देखो आई वुड, और आई वुड को क्या लिखोगे बताओ? आई एपोस्ट्रोफी डी। यस, आई वुड। ही वुड, तो क्या लिखोगे? ही वुड की जगह हम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। कब? वुड, हेड। यस, जब हम क्या करें, बोले या लिखे, चाहे हम इनफॉर्मल या फॉर्मली, दोनों तरीके से हम बेहतरीन यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद वुड रैदर, और वुड रैदर की जगह वुड की जगह हम एपोस्ट्रोफी डी, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ आइड क्या बोलोगे? आइड। आई वुड को क्या बोलोगे? आइड। आइड क्या बोलोगे? आइड। दे वुड को दैट। दैट। देखो बोलने की प्रैक्टिस करो, इट इज अ गुड वे टू द प्रोनाउंसिएट इट। ओके, अगर इंग्लिश बेहतर हो जाए तो मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी कोने में ना तुम बेरोजगार भी रहोगे ना तो पैसा बहुत बेहतर कमा लोगे, इतना गारंटी है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारे एटेक कंपनियां, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां तुमको एकदम आसानी से तुमको लाख रुपए का जॉब मिल जाएगा, आसानी से, बशर्ते लेवल होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट वुड रैदर, और यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखे, कॉन्ट्रैक्शंस में लिखे। तो वुड रैदर, यानी अब एक चीज और, यू मीन यू दैट यू प्रेफर टू डू इट, यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब मोर प्रेफर टू डू समथिंग, यानी जब हम किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा हम क्या हो, उत्सुक हो, यस, जो हम तवज्जो दो, जिसको हम प्रेफरेंस करें, जिसको हम रेफर करें, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड रैदर का। क्या यूज करोगे? वुड रैदर का। अब यहाँ एक चीज, अब यहाँ इसके स्ट्रक्चर हम लिख देंगे सब्जेक्ट वुड रैदर, और हमेशा ध्यान में रखना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया जाता है, जब तक कि हैव का यूज ना हो जाए, उसके बाद ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर वही रहता वुड, सब्जेक्ट वुड और उसके बाद से हैव, तो उसके साथ क्या यूज करोगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस, और एक चीज यहाँ मैंने एक और चीज, बी रहे तो बी के बाद भी हम जो अगर वर्ब का फॉर्म होगा वो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। जैसे ही वुड बी कुकिंग नाउ, वह संभवतः खाना बना रही होगी, यानी मैंने अभी बताया था ना यहाँ क्या कि ही वुड बी, अबाउट के लिए, अबाउट एज जब हम अनुमान लगा रहे होते हैं, लगभग उसकी उम्र, पूर्वानुमान, यानी पहले ही अनुमान लगा देते हैं
कि हो सकता है उसकी उम्र जो होगी ना 80 साल होगी, यानी ही वुड बी अबाउट 80 यस। हो सकता है शायद सैफ 16 साल का होगा, तो हम क्या, यस सैफ वुड बी अबाउट 16 यस नाउ, अभी उसकी उम्र लगभग 16 साल होगी। तो देखो ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इसको एकदम अंग्रेजी में यूज करो, लेखन शैली में तो एकदम जबरदस्त यूज करो, एकदम बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है उसका, और हम लोग नहीं लिख पाते हैं। लेटर राइटिंग में यूज किया जा सकता है। कुड का ये मॉडल जिसका अगर कंप्लीट हो गया, इंग्लिश का एक बहुत बेहतर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैंने पढ़ाया भी है एक एक कॉन्सेप्ट को, यूट्यूब पर जाकर देखा जा सकता है। फिर से यहाँ शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, यानी ऐसी संभावना, यानी मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी का मतलब कम संभावना है, लेकिन संभव तो वहाँ गई होगी। यस पॉसिबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी संभावना है। तो यहाँ सी वुड बी कुकिंग नाउ, तो देखो तो यहाँ हमने क्या यूज किया, वुड बी, और उसके बाद हमने यहाँ कुकिंग नाउ, भोजन पका रही होगी, संभवतः ऐसा, ये क्या है, लाइकलीहुड, लाइकलीहुड संभावना है, संभवतः क्या, संभावना थोड़ी ज़्यादा संभावना है, क्या इस समय वो खाना पका रही है क्योंकि वो खाना पकाती है। गेटिंग क्लियर। अब चलो हम लोग पढ़ रहे थे रैदर, और रैदर का प्रयोग वुड के साथ करते हैं, और यहाँ मैंने बता दिया सब्जेक्ट वुड रैदर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलो अब सेंटेंस मेकिंग करते हैं, किस तरीके से बोलना भी। आई वुड रैदर, आई वुड रैदर रेस्ट नाउ, रेस्ट नाउ, पहला सेंटेंस। दूसरा, यस आई वुड रैदर, आई वुड रैदर स्टडी देन वॉच मूवी, वॉच मूवी। I would rather, I would rather, I would rather play than rest now। अब इस इन तीनों सेंटेंसेस को देखना, यहाँ कंपेयर भी किया गया है प्रेफरेंस में कि हमें क्या करना चाहिए। वुड रेदर सब्जेक्ट, आई आई तीनों क्लियर। चलो
चलो, तो यहाँ आई वुड रैदर रेस्ट नाउ, आई वुड रैदर यानी हम रेस्ट, रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम करना, क्या होता है, आराम करना, यहाँ रेस्ट नाउ, यस। दूसरा आई वुड रैदर स्टडी देन वॉच मूवी, और यहाँ आई वुड रैदर प्ले देन रेस्ट नाउ, यस। तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या बताया था, वुड रैदर का प्रयोग जब हम किसी एक्शन को प्राथमिकता देते हैं, यानी व्हेन वी मोर प्रेफर देन अदर, या हम जब किसी चीज को मोर प्रेफर करते हैं, यानी टू मोर प्रेफर वी यूज वुड रैदर, हम वुड रैदर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड रैदर रेस्ट नाउ, यानी मुझे अब आराम कर लेनी चाहिए, यस, यानी मेरा प्रेफरेंस होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए आराम करने की, इसलिए मुझे आराम कर लेनी चाहिए। यहाँ आराम करना क्या है, मेरी प्राथमिकता, प्रेफरेंस है। तो यहाँ यानी मुझे आराम, मुझे अब आराम कर लेनी चाहिए, यस। यानी यहाँ जो आराम करने का, आराम करने की प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, क्लियर है ना। आई वुड रैदर क्या यूज करोगे, क्लियर। अब कहोगे कि सर शुड मीन्स चाहिए होता, हमको उस पर नहीं जाना है, हम क्या बात कर रहे हैं कि मुझे, यानी जब हम प्रेफरेंस करें किसी एक्शन को, प्राथमिकता दे, यानी आई वुड रैदर रेस्ट नाउ, यानी मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं क्या करूं, आराम करूं अब, यस। इसके लिए सेंस पर जाओ, ये नहीं कि हम गा गेगी ताहती है, ये कभी मत जाओ, यही है कि लाइफ बर्बाद कर रहा है इंग्लिश का और तुम्हारा। अब यहाँ आई वुड रैदर स्टडी, यानी मुझे क्या करना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए, यानी आई वुड रैदर स्टडी देन वॉच मूवी, यानी मूवी न देखकर मुझे क्या करना चाहिए, अभी पढ़ाई की प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी मूवी की अपेक्षा, मूवी देखने की अपेक्षा मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, प्राथमिकता होनी चाहिए। लिख दें हिंदी, यस। यानी मुझे फिल्म देखने की अपेक्षा, फिल्म देखने या मूवी देखने की अपेक्षा अध्ययन की प्राथमिकता देनी चाहिए, अध्ययन की प्राथमिकता देनी चाहिए, ये एक सेंस की तरह। यानी आई वुड रेदर स्टडी देन वॉच द मूवी, यानी मुझे मूवी से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए, यानी मेरी प्रेफरेंस होनी चाहिए स्टडी करना, अध्ययन करना, ना कि ज़्यादा मुझे मूवी देखना। क्लियर हो गया। अब अगला है आई वुड रेदर प्ले देन रेस्ट नाउ, यानी मुझे क्या करनी चाहिए, यानी अभी आराम करने से ज़्यादा मुझे खेलने पर प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी मुझे अभी आराम नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए, यही मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्लियर। यानी आई वुड रैदर प्ले, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद वुड रैदर, उसके बाद हमने V1 यूज कर दिया, और उसके बाद से हमने अगर मन किया देन रेस्ट नाउ, अगर कंपेयर कर रहे हैं दो एक्शन के बीच की, तो यहाँ दो एक्शन के बीच एक रेस्ट है और यहाँ प्ले, यानी मुझे खेलना चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता होना चाहिए, अभी हमें आराम नहीं करना चाहिए। क्लियर, ओके। यानी आई वुड रैदर प्ले देन रेस्ट नाउ, यानी मुझे क्या करना चाहिए, आराम करने से ज़्यादा मुझे अभी खेलने की प्राथमिकता देनी चाहिए। यस, क्लियर। आगे बताएं। चलो, अब अगला यूज है कि विश के साथ हम विल का प्रयोग, मैंने बताया था कि यस, क्या, हाँ एक बार और बता देते हैं बस थोड़ा सा, ठीक, कि ये विश के साथ जैसे हम क्या करते हैं, हमने तो पढ़ा है विल और ये क्या होता है, वुड होता है,
विल और वुड होता। और विश का प्रयोग, यानी विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। विश का मतलब यानी मेरी इच्छा। और विश के साथ अगर वुड का प्रयोग करें तो ये जो डिजायर होता है ये स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, यानी मेरी एकदम मेरी इच्छा ही इच्छा है। दृढ़ निश्चय बोलते हैं उसको, डिटरमिनेंट। ओके, यस। या विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग डिजायर हो, यानी मेरी एकदम बिल्कुल इच्छा हो। यानी यहाँ विश का प्रयोग, यस आ विश, यस यू वुड, यस। एक चीज, विश का प्रयोग विश, और विश का प्रयोग विश यानी इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर के सेंस में हम यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी मेरी इच्छा है, मेरी बिल्कुल इच्छा है। या हम विलिंगनेस को डिनोट करें, विलिंगनेस यानी दृढ़ निश्चय, ये मेरा एकदम बिल्कुल इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, मेरी इच्छा ही इच्छा, यानी मेरा इच्छा है, यस। और उसके साथ अगर हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये एक चीज ध्यान में रखना, ये क्लॉज, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं क्लॉज होते हैं। मैंने बताया था ना उस वीडियो में, तुम लोग देखे होगे कि क्लॉज क्या होता है, ठीक। और क्लॉज को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, मैंने कल जो उस समय मैं दिखाया था। तो यहाँ जैसे यहाँ तो विलिंगनेस या स्ट्रॉन्ग डिजायर को ये डिनोट करता है। और तो आई विश, आई एग्जाम्पल देखो, यहाँ आई विश यू वुड, you would fight this election, fight this election, this election। यानी मेरी ये दृढ़ इच्छा है, यानी इसका स्ट्रॉन्ग यानी क्या, दृढ़ इच्छा के सेंस। या मेरी इच्छा है कि तुम चुनाव लड़ो, इसलिए तुम्हें चुनाव लड़ने चाहिए। क्लियर? आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, यानी इस चुनाव को तुम लड़ो, ये मेरी दृढ़ इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है कि तुम लड़ो, चुनाव लड़ो। क्लियर? तो हमने क्या यूज किया? विश का। क्या यूज किया? विश का। और एक चीज यहां हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम डेजल चाहो इंग्लिश सीखने। आई wish you would go to Dazzle for learning English। मंकेश सर एक बैड टीचर है, यानी मंकेश सर इज अ बैड टीचर, जाओ वहां। क्लियर? एकदम वीडियो में जो भी देखेंगे आप लोग मस्त रहें, बस लिखते भी चलेंगे लोग। तो ये आई विश क्या, और यानी मेरी इच्छा है, ये मेरा ये दृढ़ ये इच्छा है कि तुम डेजल जाओ इंग्लिश सीखो। यानी आई विश यू वुड गो टू डेजल फॉर लर्निंग इंग्लिश। और मंकेश सर इंग्लिश में एक्सपर्ट है, मंकेश सर इज इंग्लिश एक्सपर्ट, इज अ इंग्लिश एक्सपर्ट, अ गुड ट्रेनर टू। गेटिंग? यस। तो मेरी इच्छा है, आई विश यू वुड go to Dazzle for learning English, learning English। यानी मेरी इच्छा है कि तुम डेजल जरूर जाओ इंग्लिश सीखने के लिए, ये मेरा दृढ़ इच्छा है, मेरा दृढ़ इच्छा। क्लियर? गेटिंग? बिलाल क्लास कैसा है, समझ में आ रहा? चलो बेहतर, क्लियर है ना? चलो आगे बता। क्लियर? मेरी इच्छा है कि तुम डेजल पॉइंट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो। यस, आई विश यू वुड सब्सक्राइब डेजल पॉइंट ऑन द
यूट्यूब चैनल, यस, या ऑन यूट्यूब। क्लियर? अब अगला कि मेरी इच्छा है कि तुम उसको पूर्ण रूप से उसकी मदद करो। ये मैं चाहता हूं कि तुम उसकी क्या करो, मदद करो। आई विश यू वुड सपोर्ट हर, यानी उसकी, या सपोर्ट हिम फुली, या डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर? गुड। अब एग्जाम्पल अगला देखो। आई वुड, आई विश यू वुड हेल्प, यस, हेल्प हाँ फुली। फुली का मतलब यानी पूर्ण रूप से तुम, मैं चाहता हूं, मेरा दृढ़ इच्छा है कि तुम उसकी पूर्ण रूप से क्या करो, मदद करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो, सहारा दो, सहारा बनो। क्लियर? यानी आई विश, यानी मेरी ये दृढ़ इच्छा, मेरी ये दृढ़ इच्छा है कि आप उसे पूर्णतः मदद करें या कीजिए। क्लियर? अगला, आई विश दे वुड, आई विश दे वुड, I wish they would agree to this proposal। यानी मेरी दृढ़ इच्छा है कि उन लोगों को इस प्रपोजल को मान लेनी चाहिए, यानी मानना चाहिए, माने, यस, यानी मेरी इच्छा है कि उसे मानना चाहिए तो माने, यानी वे लोग इस प्रपोजल को मान जाए। मेरी ये क्या है, ये विश है, मेरा विलिंगनेस है, यस, विलिंगनेस या स्ट्रॉन्ग डिजायर है। तो आई विश दे वुड एग्री टू दिस प्रपोजल, यानी मेरी इच्छा है कि वे लोग इस प्रपोजल को से एग्री हो, सहमत हो। क्लियर? अब आगे चलो, ये क्लियर है? क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछा जा सकता, नहीं ना? चलो आगे, अब चलो, एक कॉपी जरूर बना लो इसके लिए मैंने इंग्लिश के लिए, और कुछ नहीं होगा तो एगो मंकेश सर के आगे कोचिंग खोल देना बड़का सा, हाँ, डेजल इंग्लिश क्लासेस 2, इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, हमको ऊपर भेज देना, ऊपर मस्त रहे। हाँ चलो, हो गया ना? अब देखो, वुड का प्रयोग हम अनरियल सिचुएशन को डिनोट करने के लिए, यस, अनरियल सिचुएशन को, यस, टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन। यहां देखो, टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन, ये क्या लिखा है, अनरियल सिचुएशन, यानी जो अवास्तविक हो, जो वास्तव में ऐसा स्थिति को डिनोट ना करे। इसके लिए टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं वुड का, जो कि कंडीशनल सेंटेंस होता, यस, विच यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस,
सेंटेंस। क्लियर? कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे बताए ना, यानी इसका अनरियल का मतलब काल्पनिक परिस्थितियों को डिनोट करने के लिए। ये अनरियल सिचुएशन मतलब क्या? काल्पनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं वुड का। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? चलो अब यहां, अब इसमें इफ का प्रयोग करते हैं। इफ आई हैड या इफ आई वर, क्योंकि अनरियल है और ये कंडीशनल सेंटेंस है। इस पर भी हम लोग जब क्लास लेंगे तो इसका मिनिमम क्लास इतना दिन का हो जाएगा, अगर एक एक वर्ड पर हम लोग काम करें तो। ठीक है, लेकिन नो डाउट एक दिन में खत्म हो जाएगा अगर चाह दिया जाए तो। जल्दी 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 पढ़ा। चलो, तो इफ आई हैड 1 करोड़ रुपया, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, कमाने का यही सही, यानी और कल्पना कर रहे हैं अनरियल क्या की सिचुएशन, तो आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट, यानी मैं जो ट्रस्ट चल रहा है उसमें 50 लाख डोनेट कर देता। कमाइए मत, केवल कल्पना कीजिए। यस, तो देखो इफ आई हैड 1 करोड़ rupees, if I had 1 crore rupees, yes, I would donate 25 lakhs rupees for clear, for floods affected people, flood affected people। यानी अब एक चीज यहां देखो, यहां हमने हैड का प्रयोग कर दिया। हैड का किसका यूज किया? और यहां इफ आई हैड 1 करोड़, मेरे पास पैसे, यानी हैड का जो यूज किया गया है ये इफ आई हैड, तो ये क्या पोसेशन की बात कर रहा है, पोसेशन की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है कि हाँ मेरे पास पैसे होते, पैसे। और हैव और हैड का प्रयोग हम पोसेशन के भी संदर्भ में करते हैं। यस, तो देखो यहाँ इफ आई हैड 1 करोड़ रुपीज, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो आई वुड डोनेट 25 lakhs रुपीज, यस, फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपुल, यानी जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मैं 25 लाख रुपए क्या कर देता? डोनेट कर देता, दान कर देता। ये क्या कर रहा है? अनरियल सिचुएशन को डिनोट कर रहा है, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं, हम केवल परिकल्पना कर रहा है। यानी अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं वुड का। क्या यूज करते हैं? वुड का, वुड का। क्लियर? और ये इफ आई हैड, अगर मेरे पास किताब होते तो मैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर जाता। अरे भाई, किताब तुमने पढ़ा लिखा नहीं और तुम यूपीएससी क्लियर करने की बात कर रहे हो, यानी हम अनरियल सिचुएशन की कोरी कल्पना कर रहे हैं, यानी अवस्था। तो इफ आई हैड बुक्स, अगर मेरे पास किताब होते तो मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता। आई वुड क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन या एग्जाम। क्लियर? अगर मेरे पास पैसे होते तो ये तो क्लियर है। क्या लिखोगे हिंदी में? अगर मेरे
पास पैसे 1 करोड़ रुपए होते हैं, 1 करोड़ रुपए होते हैं, तो मैं 25 लाख रुपए बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए दान कर देता। यस, क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। अब चलो, अगर मेरे पास किताब होते, अगर मेरे पास किताब होते, इफ आई हैड बुक्स, इफ आई हैड बुक्स, आई क्लियर, आई वुड ना, आई वुड क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, तो मैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर जाता। यस, अगर मेरे पास किताबें होती तो मैं यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर जाता। क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बन जाएगा बिलाल? चलो आगे। इफ आई हैड, इफ आई वेयर द किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई व अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड मेक यू, आई वुड मेक यू, आई वुड मेक यू एनी चीफ एडवाइजर, एनी चीफ एडवाइजर। अब यहां एक चीज, इफ आई व, क्या बोलोगे? इफ आई व, क्या बोलोगे? इफ आई व, यस, इफ आई व, अगर मैं राजा होता, यस, आई वुड मेक यू एनी चीफ एडवाइजर, तो मैं आपको कोई, यस, आपको कोई मुख्य सलाहकार बना देता। यस, अगर मैं, इफ आई वेयर, अगर मैं राजा होता, अगर मैं एक राजा होता, तो मैं आपको कोई मुख्य सलाहकार, कोई मुख्य सलाहकार बना देता। क्लियर? क्लियर? मैं आपको मुख्य सलाहकार बना देता। ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं राजा होता तो मैं आपको कोई मुख्य सलाहकार बना देता। अगर इफ आई हैड बुक्स, अगर मेरे पास किताबें होती, आई वुड क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, तो मैं यूपीएससी एग्जाम पास कर जाता। क्लियर बोलो या पास द यूपीएससी एग्जाम। क्लियर? अब आगे चलो। यहां इफ अ टाइगर केम इनटू द रूम, अगर कोई टाइगर रूम में आ जाता, इफ अ टाइगर, यहां इफ अ टाइगर केम टू द रूम, केम इनटू द रूम यानी केम इनटू द रूम का मतलब रूम के अंदर आ जाता, तो तुम क्या करते? What would you do? What would you do? What
वुड यू डू। ये बहुत बेहतरीन लाजवाब सेंटेंस। ये इफ अ टाइगर केम इन टू द रूम, अगर कोई टाइगर रूम में आ जाए, प्रवेश कर जाए, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? अगर तुम चोरी करोगे, यानी तुम में चोरी करने का कोई गुण है ही नहीं, इफ यू यस स्टिल, यस स्टिल स्टोल होगा ना, इफ यू स्टोल, ये पास्ट हम फॉर्म यूज करते हैं, इफ यू स्टोल मनी, यस इफ यू, अगर तुम चोरी करो, तो राम क्या सोचेगा? तो व्हाट वुड राम थिंक, क्या सोचेगा? क्लियर? तो ये अनरियल सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर कमरे में एक शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अगर कमरे में एक शेर आ जाए, इफ अ टाइगर केम इनटू, बाघ ना, यस, या लाइन लिख दो, यस, इफ अ लाइन और टाइगर केम इनटू द रूम, अगर कमरे में या तो कोई बाघ आ जाए या शेर आ जाए, तो तुम क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू डू? यस, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, इफ यू हैडंट मनी, तो तुम क्या करोगे? यस, व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू डू फॉर अर्निंग मनी, नहीं पैसे कमाने के लिए क्या करोगे? क्लियर? अब एक चीज यहां मैंने बता दिया। अब एक चीज यहां कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ये बहुत सारे, कल मैंने पढ़ाया भी है, वहाँ देखा जा सकता है, उस पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। और जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में वुड का प्रयोग हम पास्ट में न होने के व्यक्त करने के संदर्भ में यूज करते हैं। जैसे इफ ही हैड कम टू मी, अगर वह मेरे पास आया होता, तो आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, तो मैं उसे एक जॉब दे दिया होता। यानी ये बात क्या कर रहा है, यानी पास्ट में ना वो आया और ना मैं उसे नौकरी दिया। ये तो बता दें या छोड़ दें? बस आज का क्लास यहाँ, और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और इससे बेहतर इंग्लिश की क्लासेस शायद पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है। आप बिल्कुल कमेंट करें और अपना रिव्यू जरूर दें। थैंक यू आपको, धन्यवाद, जय हिंद।